नमस्कार। तो क्या आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो 2025 के जो नए भर्ती नियम आए हैं ना, वो आपके लिए ही हैं। चलिए आज हम इन नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ और आसान बनाते हैं। देखिए, हमारी सारी जानकारी सीधे इस आधिकारिक दस्तावेज से आ रही है। इसका नाम है स्टैट्यूट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025 का ड्राफ्ट। मतलब यही वो नई रूल बुक है जिसके आधार पर भविष्य में सारी भर्तियां होंगी। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे एक उम्मीदवार के सफर की तरह देखेंगे। इसके 4 पड़ाव हैं। पहला, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की शर्तें। दूसरा, चयन की प्रक्रिया। तीसरा, स्कोरिंग और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। और आखिर में, चयन से लेकर नियुक्ति तक क्या होता है। तो चलिए सफर के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से शुरू करते हैं, आपकी पात्रता। मतलब अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी ही होंगी। सबसे पहली और बुनियादी चीज है मास्टर डिग्री, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर SLET स्लेट जैसा कोई राज्य स्तरीय टेस्ट पास होना जरूरी है। हाँ, कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए मार्क्स में 5% की छूट है। और एक बहुत बड़ी बात, ये पद पूरे भारत के आवेदकों के लिए खुले हैं। अच्छा, ये सवाल जरूर मन में आता है कि क्या नेट या स्लेट से किसी को छूट भी मिल सकती है? क्या कोई और रास्ता है? तो जवाब है हाँ, छूट मिल सकती है। लेकिन जरा रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। PhD डिग्री वालों को छूट मिल सकती है, पर उसके लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। अब जरा इन शर्तों पर गौर कीजिए। PhD रेगुलर मोड में होनी चाहिए। थीसिस को कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों ने जांचा हो। आपका एक ओपन PhD वाइवा हुआ हो। PhD के काम से जुड़े कम से कम 2 रिसर्च पेपर छपे हों और 2 पेपर आपने किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में प्रेजेंट किए हों। और सबसे ज़रूरी बात, इन सभी चीज़ों का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन से लेना अनिवार्य है। छूट पाने का एक और रास्ता भी है। अगर किसी ने दुनिया की टॉप 500 रैंक वाली किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से PhD की है, तो उन्हें भी नेट स्लेट से सीधे सीधे छूट मिल जाएगी। चलिए अब उम्र की बात कर लेते हैं। कम से कम उम्र 23 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तय की गई है। और ये उम्र विज्ञापन वाले साल की 1 अगस्त को गिनी जाएगी। हाँ, राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट भी लागू होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आप पात्रता की सारी शर्तें पूरी करते हैं। अब सफ़र के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, यानी कि चयन की प्रक्रिया। ये असली कंपटीशन वाला फेज है। इस स्लाइड पर बहुत ध्यान दीजिए, ये शायद सबसे जरूरी बात है। आपकी फाइनल मेरिट में 80% वेटेज लिखित परीक्षा का है और सिर्फ 20% इंटरव्यू का। मैं फिर से दोहराता हूं, 80%। इससे साफ पता चलता है कि आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए। आइए इसे और समझते हैं। लिखित परीक्षाएं 160 नंबर की होगी और समय मिलेगा 3 घंटे। पास होने के लिए सामान्य वर्ग को 50% और आरक्षित वर्ग को 45% नंबर लाने होंगे। वहीं इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। और हाँ, इंटरव्यू में शामिल होना अनिवार्य है, उसे छोड़ नहीं सकते। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया किसे जाएगा? नियम सीधा है। हर एक पद के लिए लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी 1:3 का अनुपात। अच्छा, तो लिखित परीक्षा भी हो गई, इंटरव्यू भी हो गया। अब आगे क्या? अब आता है स्कोरिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का काम। देखते हैं ये कैसे होता है। नियम बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे दस्तावेज से लिया गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के 80% और इंटरव्यू के 20% वेटेज को मिलाकर बनेगी। मतलब आपका फाइनल स्कोर कुल 200 अंकों में से तय होगा। लेकिन सोचिए, अगर 2 या उससे ज्यादा लोगों के फाइनल स्कोर बिल्कुल बराबर हो जाएं तो? ऐसा होता है। इस टाई की सिचुएशन के लिए भी नियम बहुत ही स्पेसिफिक बनाए गए हैं। टाई तोड़ने का एक 3 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले, जिसके लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर होंगे उसे ऊपर रखा जाएगा। अगर नंबर भी बराबर हुए तो जो उम्र में बड़ा होगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। और अगर मान लीजिए जन्म तिथि भी एक ही हो, तो फिर देवनागरी लिपि में जिसका नाम अल्फाबेट के हिसाब से पहले आएगा उसे ऊंची रैंक मिल जाएगी। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। मेरिट लिस्ट बनने के बाद से लेकर हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने तक की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, वो समझते हैं। देखिए प्रक्रिया कैसे चलती है।
सबसे पहले आयोग चुने हुए उम्मीदवारों के नाम उच्च शिक्षा विभाग को भेजता है। फिर विभाग उन नामों को संबंधित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भेजता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है, सिंडिकेट से मंजूरी लेती है और फिर जाकर उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको ज्वाइन करने के लिए आमतौर पर 1 महीने का समय मिलता है। लेकिन अगर आपको और समय चाहिए तो आप लिखित रिक्वेस्ट दे सकते हैं और इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। आपकी नियुक्ति जिस यूनिवर्सिटी में होगी, आपको वहां कम से कम 5 साल तक सेवा देनी होगी। ये एक लंबा कमिटमेंट है। इस पूरे दस्तावेज में एक और बहुत काम की चीज है एमेक्चर 2। इसमें हर विषय के लिए कौन कौन सी डिग्रियां समकक्ष मानी जाएंगी उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। इससे ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है कि आपकी मास्टर डिग्री उस विषय के लिए मान्य है या नहीं। तो अब जब भर्ती की ये नई और स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बिहार की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का आपका मौका है? शायद ये तैयारी शुरू करने का बिल्कुल सही समय है।